स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने अपना टॉपिक किया था सामाजिक रीति रिवाज एवं कुप्रथाएं। वो हमने टॉपिक पूरा कर लिया था, उसके सारे प्रश्न हमने किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक साहित्य का विकास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है साहित्य का विकास। देखिए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे कैसे ना कैसे पूछा ही जाता है। यदि पूरा प्रश्न इस पर नहीं है तो हो सकता है किसी क्वेश्चन के एक भाग में आपको एक स्टेटमेंट में मिले, या किसी भी प्रकार से ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। अब इसमें से कुछ चीज़ों की चर्चा हम पहले ही कर चुके होंगे हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन अब हम यहाँ पर एकदम स्पेसिफिकली साहित्य के विकास यानी कि लिटरेचर का जो डेवलपमेंट है, जो राजस्थान का लिटरेचर रहा है, जो लिखा गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें इतिहास भी है, लिटरेचर भी है, सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर आती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वेली किशन रुक्मणी री और छंदराव जैतसीरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोतरी खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है आपके पास। पहला, विजयदान देथा को, दूसरा ठाकुर केसरी सिंह को, तीसरा टेसी टोरी को, या फिर चौथा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, वेली किशन रुक्मणी, छंदराव जैतसीरो, ये डिंगल में लिखी हुई पुस्तकें हैं जिनका ट्रांसलेशन किया गया और फिर इनको संपादित किया। इसके बाद वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोरी, इसको भी प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वह किसको जाता है? तो वह जाता है लुइस पियो टेसीटोरी को, या फिर जिसे टेसीटोरी कहते हैं, उनको यह श्रेय दिया जाता है। यदि हम टेसीटोरी की बात करें तो देखिए, इन्होंने राजस्थान का जो साहित्य है इस पर काफ़ी कार्य इनके द्वारा किया गया है। और ये कहाँ के थे? तो ये इटली के रहने वाले थे और राजस्थानी भाषा का अध्ययन इन्होंने काफ़ी किया। इसके अलावा चारण साहित्य जो है विशेषतः उस पर इन्होंने काफ़ी शोध किया हुआ है और ये काफ़ी समय तक राजस्थान में रहे और राजस्थान के साहित्य पर इन्होंने काफ़ी काम किया। फिर उसे प्रकाश में लाए, प्रकाशन किया, संपादन किया, काफ़ी कार्य जो हैं इन्होंने यहाँ पर किए। और जो राजस्थानी व्याकरण थी उससे भी संबंधित कार्य जो है टेसीटोरी ने किए हैं। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम इनकी विस्तार में चर्चा करें, लुइस पियो टेसीटोरी, जो जिन्हें आप टेसीटोरी के नाम से भी जानते हैं, तो देखिए, राजस्थानी साहित्य के अन्वेषकों में डॉक्टर टेसीटोरी का नाम काफ़ी आदर से लिया जाता है। काफ़ी कार्य इन्होंने किया है। इटली में, ये कहाँ के थे? इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के हस्तलिखित ग्रंथों से डॉक्टर टेसीटोरी ने प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया। तो आप सोच सकते हैं, इन्होंने बिना किसी भी राजस्थानी व्याकरण की पुस्तक के या किसी कोश की सहायता से इटली में रहते हुए राजस्थानी भाषा का, यहाँ के ग्रंथों का और जो भी चीज़ें थी उनका अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें यहाँ पर बुलाया था। उस समय जो अंग्रेज़ों की सरकार थी भारत में, उसने इन्हें यहाँ पर बुलाया था। भारत में आने पर वे अधिकांशतः राजस्थान में ही रहे और 6 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य के शोध, संपादन और प्रकाशन कार्य में जुटे रहे। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो देखिए, डिंगल में लिखित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी, जिसकी हमने अभी बात करी, और छंदराव जैतसीरो, इन दो पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोतरी खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। फिर 1920 में बीकानेर में उनका देहांत हो गया। तो कब? 1920 बीकानेर में जो है टेसीटोरी का देहांत हो गया था। उस समय वे 30 वर्ष के थे। डॉक्टर टेसीटोरी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन भी किया था। प्राचीन राजस्थानी की व्याकरण पर उन्होंने प्रशंसनीय कार्य भी किया है। तो देखिए, हमें ये पॉइंट है लुइस पियो टेसीटोरी के बारे में जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, साहित्य और इतिहास से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। और आजकल जो नया पैटर्न आया है आरपीएससी का, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देखें, आरएएस प्री हो, सेकंड ग्रेड, अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सब में
आजकल स्टेटमेंट वाले प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं कि एक व्यक्ति या किसी भी चीज़ से संबंधित 2 से 4 आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कितने सही हैं या कौन कौन से सही हैं। तो उसके लिए हमें जो है सारी चीज़ें डिटेल में याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या याद रखना है लुइस पियो टेसिटोरी के बारे में कि पहली चीज़ तो ये कहाँ के थे, इटली के थे। राजस्थान की प्राचीन भाषा पर और व्याकरण पर इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। भारत सरकार ने इन्हें विशेषतः किस कार्य के लिए बुलाया था, तो चारण साहित्य पर शोध करने के लिए इन्हें बुलाया था। तो ये आपसे स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं कथन दे देकर, ठीक है। 6 वर्ष तक ये राजस्थान में रहे। फिर इनकी मृत्यु कब हुई, 1920 में। कहाँ हुई, तो बीकानेर में हुई। उस समय कितनी उनकी उम्र थी, तो 30 वर्ष की उनकी उम्र थी। तो इनसे संबंधित ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन सी पुस्तकों को या किताबों को ये प्रकाश में लाए, वह भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर एल टेसिटोरी संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला चारण साहित्य से, दूसरा राजस्थानी चित्रकला से, तीसरा ग्रामीण ढांचागत विकास से और चौथा राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर एल टेसिटोरी जो हैं वे आपके चारण साहित्य से संबंधित रहे हैं। हमने अभी चर्चा करी थी कि इन्हें 1920 में जो है 1920 में तो इनका देहांत हो गया था। यहाँ पर इन्हें भारत सरकार ने उस समय जो है चारण साहित्य के शोध के लिए यहाँ पर बुलाया था। अगला प्रश्न है, इतालवी विद्वान टेसिटोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला नेणसीरी ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए, दूसरा है आहड़ के उत्खनन के लिए, तीसरा राजस्थानी रीति रिवाजों के संकलन के लिए, या फिर चौथा राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए। हमने अभी चर्चा करी थी, इन्होंने राजस्थानी व्याकरण पर भी काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए जो है टेसिटोरी को अपने योगदान के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है। तो हमें बताना है जो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, पहला द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, दूसरा द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तीसरा द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना और चौथा द हिस्ट्री ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। कर्नल जेम्स टॉड जो कि राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं, उनकी जो बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यदि हम बात करें देखिए कर्नल जेम्स टॉड के ऊपर, तो ये 1800 में जो है भारत आए थे। फिर इन्हें जो है 1817 में पॉलिटिकल एजेंट बनाकर राजस्थान के मेवाड़ या उदयपुर रियासत में भेजा गया था। फिर इन्होंने काफ़ी ये जगहों पर घूमे और उन जगहों पर घूमकर इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में, यहाँ की कला के बारे में, संस्कृति के बारे में जाना और फिर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी उन सबको इकट्ठा करके एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे उन्होंने द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया का नाम दिया था। फिर इन्होंने इसके 2 भाग हैं इस बुक के। पहला जो भाग है उसमें इन्होंने कुछ जो थे आपके इससे उनको यहाँ पर जो वंशावली हैं और जो बड़े राजपूत राजा थे उनके बारे में लिखा है। फिर दूसरा जो भाग आया था उसमें इन्होंने बाकी सारे राज्य जो थे उनके बारे में भी लिखा था। फिर यदि हम बात करें तो उन्होंने जो इनकी ये पुस्तक है इसको उन्हें किसको समर्पित किया, तो देखिए ये उन्होंने समर्पित की थी उनके जो गुरु थे, एक जैन यति ज्ञानचंद्र जो उनके गुरु थे, उनको उन्होंने ये जो पुस्तक है वह समर्पित की थी। और इन्हें आप सभी जानते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। जो पुस्तक थी इनकी, वह इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी पत्नी थी उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया था। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, देखिए कर्नल जेम्स टॉड की काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, तो इसे भी आपको काफ़ी अच्छे से देखना है और इनके बारे में फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए इंग्लैंड निवासी कर्नल जेम्स टॉड 1800 ईस्वी में भारत आए थे। 1817 में वे कुछ रियासतों, पश्चिमी राजपूत जो स्टेट थे, वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, उनके पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर
आए थे। तो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट? 1817 में उदयपुर में। फिर अपने सेवा काल में उन्होंने विभिन्न रियासतों को घूम घूम कर जाना, उनके इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और टॉड ने इस पुस्तक में, जिसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया का नाम दिया है। फिर 1829 में इस ग्रंथ का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली एवं मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध है। तो हमें याद रखना है प्रथम भाग में क्या क्या है? राजपूताना की यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वह, इसके अलावा वंशावली है और मेवाड़ का इतिहास है, क्योंकि मेवाड़ के वे पॉलिटिकल एजेंट सबसे पहले बने थे। फिर 1832 में इसका द्वितीय भाग आया, जिसमें मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती के राजाओं का इतिहास प्रकाशित हुआ। इसके अलावा यदि हम बात करें आगे, तो कर्नल जेम्स टॉड जो थे, उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत क्या लिखा है? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया लिखा है, जो कि अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को उन्होंने समर्पित किया है। तो उनके गुरु कौन थे? एक फैक्ट ये भी मिलता है हमें, उनके फैक्ट थे गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र। फिर इन्हें राजपूताने के प्रथम लेखक माना जाता है, और इसके अलावा राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार हैं, जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। और आगे बात करें तो जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, उन्हें राजस्थान का प्रथम इतिहासकार माना जाता है, जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा था। और इसी के लिए उन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक भी उन्हें कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कर्नल जेम्स टॉड, इनके बारे में हमने चर्चा करी। और हमें जो फैक्ट्स इनके बारे में याद रखने हैं वे क्या क्या हैं कि ये इंग्लैंड के निवासी थे, जो कि 1800 ईस्वी में कहाँ आए? भारत आए। 1817 में पॉलिटिकल एजेंट बनकर के उदयपुर आए, और फिर इन्होंने काफ़ी सारी रियासतों को घूमा, उन्हें जाना, और एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसे हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न एंड राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी 2 भागों में प्रकाशित हुई। 1829 पहला भाग, जिसमें आपको वंशावली मिलेगी, यहाँ की भौगोलिकता क्या थी वह मिलेगी, और मेवाड़ का इतिहास मिलेगा। फिर 1832 में दूसरा भाग आया, जिसमें आपको अन्य राजवंशों के बारे में जानकारी, उनका इतिहास मिलता है। इन्होंने यात्रा करी उसका एक वृत्तांत लिखा था, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो इन्होंने अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। राजस्थान के इतिहास के ये पहले लेखक थे, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास का जो है पूरा एक वर्णन किया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला उदयपुर एवं जोधपुर स्टेट के, दूसरा कोटा एवं बूंदी स्टेट के, तीसरा बीकानेर एवं जोधपुर स्टेट के, और चौथा पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के वे पॉलिटिकल एजेंट बनकर यहाँ पर आए थे। उदयपुर में वे मुख्यतः रहे थे, लेकिन हमें इसका मतलब यह नहीं निकालना है कि वे उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। वे पूरे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के रेजिडेंट्स बनकर यहाँ पर आए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके पास, पहला विंसेंट स्मिथ ने, दूसरा जेम्स टॉड ने, तीसरा ऑप्शन है कर्नल जीवी मल्लेसन ने, और चौथा ऑप्शन है फिलिप मेसन ने। इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, या फिर आप इसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी कि फ्यूडलिज्म सिस्टम जो था उस व्यवस्था पर लिखा है? ऑप्शन है आपके पास, पहला CKF वॉल्टेयर, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा जॉन मेलकम, और चौथा कर्नल जेम्स टॉड। हमने अभी चर्चा करी थी, कर्नल जेम्स टॉड जो हैं वे पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने राजस्थान की फ्यूडलिज्म सिस्टम जो था यानी कि यहाँ की जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 4 कर्नल जेम्स टॉड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला GN शर्मा, दूसरा श्यामल दास,
तीसरा G.H. ओझा और चौथा कर्नल जेम्स टॉड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। कर्नल जेम्स टॉड जो हैं उन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला मानकरण शारदा, दूसरा हरिविलास शारदा, तीसरा C.K.F. वॉल्टेयर और चौथा जमनालाल बजाज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हरिविलास शारदा जो थे, हम सभी जानते हैं शारदा एक्ट जो था वह उनके द्वारा ही, उनकी मेहनत से ही आया था। तो वे एक समाज सुधारक थे और इसके साथ साथ वे एक काफ़ी विख्यात इतिहासकार भी थे। यदि हम बात करें हरिविलास शारदा की तो वे कहाँ के थे? तो वे अजमेर के रहने वाले थे और दयानंद सरस्वती से काफ़ी प्रभावित भी थे, जिनके ऊपर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थीं। और फिर यदि हम बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे जो हैं काफ़ी ग्रंथ लिखे कई लोगों के ऊपर, जैसे कि इन्होंने बात करें तो राणा सांगा के ऊपर, रणथम जो आपके हमीर देव था रणथंभौर का, उसके ऊपर, दयानंद सरस्वती के ऊपर, परोपकारिणी सभा के ऊपर, महाराणा कुंभा के ऊपर आदि के ऊपर उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें हरिविलास शारदा की तो देखिए, अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध जो चाइल्ड मैरिज थी उसके खिलाफ कानून बनवाने के लिए हरिविलास शारदा को जाना जाता है। किसके लिए? बाल विवाह निषेध के लिए। इनका जन्म 8 जून 1867 को कहाँ हुआ? अजमेर में इनका जन्म हुआ था। वे दयानंद सरस्वती के संपर्क में रहे तथा उनसे काफ़ी प्रभावित थे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और इतिहास पर कई पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिसमें कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं? तो देखिए, हिंदू सुपीरियॉरिटी 1906 का भी इन्होंने प्रकाशन किया, महत्वपूर्ण है यह आपके लिए। इसके अलावा उन्होंने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, इसके अलावा महाराणा सांगा, हमीर ऑफ रणथंभौर, स्पीचेज एंड राइटिंग ऑफ हरिविलास शारदा और वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा, इसके अलावा महाराणा कुंभा, शंकराचार्य एंड दयानंद, लाइफ ऑफ विरजानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश आदि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जो अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि इनके कौन कौन से ग्रंथ रहे हैं। हरिविलास शारदा के जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, एक बार हमें उन्हें ज़रूर देख लेना है कि ये कैसे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला वात, दूसरा वेली, तीसरा वचनिका और चौथा विगत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान साहित्य में कहानी या विद्या से संबंधित वात शैली है। वात का अर्थ ही कहानी होता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए, वात या कहानी किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास वात या कहानी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला विगत, दूसरा प्रकाश, तीसरा वेली और चौथा साखी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश। तो देखिए, हम पढ़ते भी हैं जैसे कि कई बार हमने देखा भी है, जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके पीछे प्रकाश लगा रहता है। तो वे सभी क्या हैं? वे सभी राजवंश की उपलब्धियों और उनको दर्शाती हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, प्रकाश किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ प्रकाश कहलाती हैं, जैसे कि राजप्रकाश। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? ऑप्शन है आपके पास, पहला लोक कथा, दूसरा लोक गाथा, तीसरा लोकगीत और चौथा लोक साहित्य। तो देखिए, पवाड़ा होता है जो लोक गाथाएं होती हैं शूरवीरों की, उन्हें आप पवाड़ा कहते हैं राजस्थानी इतिहास में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में पवरा या पवाड़ा क्या है? ऑप्शन है आपके पास, पहला गद्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अलंकार, दूसरा बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, तीसरा है इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है और चौथा ऑप्शन है व्युत्पत्ति संवर्ग
के लिए प्रयुक्त शब्द। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमने अभी चर्चा करी थी, बहादुरों की जो वीर गाथाएं होती हैं उनका वर्णन जिस रचना में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आपके पवारा या पवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मरस्य, दूसरा रासो, तीसरा विगत और चौथा वेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 रासो। जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, तो रासो क्या होता है? ये एक ऐसी ग्रंथ होता है जिसमें राजा की महानता, विजय, युद्ध और उसके शौर्य का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर भी यदि आप देखें तो देखिए, रासो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं काव्य ग्रंथ, जिनमें उनके युद्ध अभियानों, वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ साथ उनके राजवंश का विवरण भी हमें मिलता है। राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत कब हुई? 11वीं सदी में हुई। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है रासो के बारे में। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आपका किस में होता है? तो ये आपके काव्य शैली या में होता है। अगला प्रश्न है, मानचरित्र रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला नयनसी, दूसरा कवि नरोत्तम, तीसरा कवि बांकीदास और चौथा दयाल दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। मानचरित्र रासो के रचयिता हैं कवि नरोत्तम। और यदि हम बात करें कि मानचरित्र रासो किससे संबंधित है, तो जो आमेर का राजा मानसिंह प्रथम था उससे संबंधित है आपके मानचरित्र रासो। यहाँ पर यदि आप बात करें तो देखिए, मानचरित्र या मानचित्र रासो की रचना किसने करी? तो वह करी थी कवि नरोत्तम ने। और किसके लिए? तो आमेर के जो शासक थे मानसिंह प्रथम, उसके बारे में इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो ये हमें याद रखना है। मानचरित्र जो कि मानसिंह के लिए लिखी गई थी, किसके द्वारा? नरोत्तम के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला नागरीदास, दूसरा सूर्यमल, तीसरा चंद्रवरदाई या फिर चौथा नरसिंह दास। इसका नरहरिदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम था भट्ट। कवि भट्ट उन्हें कहते थे, पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी उनका वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन में चंद्रवरदाई ना दे करके आपको वास्तविक नाम भी दे सकता है, जिससे आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है। देखिए, बात करें, यदि हम चर्चा करें पृथ्वीराज रासो की, तो यह चंद्रवरदाई, जिनका मूल नाम क्या था? पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी। तो ये हमें याद रखना है, ये यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द्वारा पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है, जो कि पिंगल भाषा में लिखा गया है। यह भी हमें याद रखना है, किस भाषा में? पिंगल भाषा में लिखा गया है। यह हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके पृथ्वीराज रासो के बारे में, जो कि वैसे भी काफ़ी फेमस है। इसे किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने, जिनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी। और किसके बारे में? तो सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह लिखा गया है, पिंगल भाषा में लिखा गया था। और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है आपका पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास, पहला आशाधर, दूसरा विश्वरूप, तीसरा भंड और चौथा पृथ्वी भट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी भट्ट। पूरा नाम पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी था। अगला प्रश्न है, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी। ऑप्शन है आपके पास, पहला जयानक की, दूसरा कर्णिदास की, तीसरा चंद्रवरदाई की और चौथा नरोत्तम स्वामी की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई ने जो लिखी है पृथ्वीराज रासो, उसमें यह मिलता है और काफ़ी फेमस भी है। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चूके चौहान। तो यह जो है किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा यह लिखी गई थी। नरोत्तम जो है उन्होंने क्या लिखा था? तो यदि हम नरोत्तम की बात करें तो उनके द्वारा लिखा गया है आपका मानचित्र रासो। इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखा है आपका मानचरित्र या मानचित्र रासो, जो कि किससे संबंधित है? जो कि राजा मानसिंह, आमेर के राजा मानसिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला इंदुमती, दूसरा राजमती, तीसरा पद्मिनी और चौथा देवल देवी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राजमती। बीसलदेव रासो जो है वह, यदि हम बात करें बीसलदेव रासो की, तो किसने लिखी है, तो नरपति जो थे उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है, जो कि सामर के राजा बीसलदेव और उनकी जो राजमती जो थी उन दोनों की प्रेम कथा पर आधारित यह ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए ये किसके द्वारा, नरपति नालह द्वारा लिखित ग्रंथ है, जो कि सामर के राजा बीसलदेव तथा राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसलदेव रासो के रचयिता हैं, ऑप्शन है आपके पास, पहला चंदबरदाई, दूसरा महेश दास, तीसरा सूर्यमल मिश्रण और चौथा नरपति नालह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 नरपति नालह जो हैं वे बीसलदेव रासो के रचयिता हैं। किसके बारे में लिखी गई है, तो यह लिखी गई है आपके सामर के राजा किसके बारे में, बीसलदेव और राजमती, उन दोनों की प्रेम कथा के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न है, हम्मीर रासो एवं हम्मीर काव्य के रचनाकार हैं, ऑप्शन है आपके पास, पहला सारंगदेव, दूसरा शारंगधर, तीसरा मुरारीदान और चौथा गिरधर आसियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 शारंगधर जो हैं उनके द्वारा लिखा गया है हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य। यदि हम बात करें हम्मीर रासो की, तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसके बारे में, जो रणथंबोर का राजा था हम्मीर, उसके बारे में लिखा गया है। हम जानते हैं राजा हम्मीर और जो अलाउद्दीन खिलजी था, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उसका वर्णन हम्मीर रासो में किया गया है। यहाँ पर यदि हम बात करें हम्मीर रासो की, तो देखिए शारंगधर द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में है, तो यह संस्कृत भाषा में है। और इस ग्रंथ में रणथंबोर के राजा हम्मीर और जो आपका दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका विवरण है। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या याद रखना है, कोई भी यहाँ पर जो आपके पास ग्रंथ आते हैं उनके रचयिता कौन थे, कौन सी उनकी भाषा थी और किससे संबंधित हैं, ये 3 चीज़ हैं जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। तो हम्मीर रासो किसने लिखा, तो यह लिखा शारंगधर ने। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और किसका वर्णन है, तो रणथंबोर के राजा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उससे पहले यहाँ पर यदि हम देखें राजा हम्मीर से संबंधित जो ग्रंथ हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं और किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो देखिए पहला है हम्मीर रासो जो कि शारंगधर ने लिखा, दूसरा हम्मीर रासो ये जोधराज ने लिखा है, फिर हम्मीर हट है जो कि चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है, फिर आपका हम्मीर हट ग्वाल कवि के द्वारा, हम्मीरायण ये भंडाऊ व्यास के द्वारा, हम्मीर बंधन लिखा गया अमृत कैलाश के द्वारा, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा और हम्मीर मदमर्दन यह लिखा गया है जयसिंह सूरी के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं जो कि हम्मीर के ऊपर लिखे गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये इतिहास में, तो इन्हें हमें ज़रूर याद रखना है। आपको नाम देकर भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से जो हैं हम्मीर से संबंधित हैं, और इनके लेखक भी पूछ सकता है कि किसका लेखक सही सुमेलित है या गलत सुमेलित है या इसका लेखक कौन है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके पास, पहला हिंदी का, दूसरा पिंगल का, तीसरा डिंगल का और चौथा संस्कृत का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। हम्मीर रासो जो है वह आपका संस्कृत का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास, पहला खुमार रासो, दूसरा हम्मीर रासो, तीसरा सगत सिंह रासो और चौथा सगत रासो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हम्मीर रासो। अब यदि हम बात करें गिरधर आसिया की, तो देखिए गिरधर मेवाड़, ये मेवाड़ के निवासी थे और आसिया शाखा के चारण थे। इन्होंने सगत रासो की रचना की, जिसमें तो इसका देखिए सही उत्तर यहाँ पर 2 नहीं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सगत रासो। इन्होंने सगत रासो की रचना करी, जिसमें महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनका चरित्र वर्णन किया गया है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सगत रासो, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सगत रासो के लेखक हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जोधराज, दूसरा नरपत नालह, तीसरा दलपत विजय और चौथा गिरधर आसिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गिरधर आसिया जो हैं उन्होंने सगत रासो लिखा है, जो कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह
का चरित्र वर्णन इसमें किया गया है। जोधराज की यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने भी हम्मीर रासो लिखी है, हम्मीर रासो, और वो इन्होंने लिखी है कब, तो 18वीं सदी में। पहली वाली 14वीं सदी में लिखी गई थी, जो शारंगधर के द्वारा लिखी गई। फिर हम बात करते हैं यदि किसकी, नरपति नालय की, तो उन्होंने क्या लिखी, उन्होंने लिखी बीसल देव रासो, जिसकी हमने चर्चा करी थी। बीसल देव रासो इनके द्वारा लिखी गई है। और अब गिरधर आसिया जो हमने चर्चा करी, उन्होंने सगत रासो लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुमार रासो के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन है इसके, पहला जाचिक जीवन, दूसरा दलपत, तीसरा ऑप्शन है जोधराज, और चौथा है ईसरदास। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 2। खुमार रासो के जो रचयिता हैं वे हैं आपके दलपत विजय। अब यदि हम बात करें खुमार रासो की, तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है मेवाड़ की वंशावली से संबंधित है, जो कि आपके हमें बप्पा रावल से लेकर और राज सिंह तक जो है मेवाड़ वंश जो था, गोहिल वंश, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें खुमार रासो की, तो यह दलपत विजय द्वारा रचित है। किस भाषा में, पिंगल भाषा में लिखित है। इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के गोहिल वंशीय राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो हमें याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी यह खुमार रासो। खुमार रासो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है आपके दलपत विजय के द्वारा। और इसमें क्या है, तो देखिए इसमें है आपके जो मेवाड़ में बप्पा रावल से लेकर के और आपके कहाँ तक, तो हमें याद रखना है बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक, इसमें गोहिल वंश की जो है यहाँ पर आपको वंशावली और उनके बारे में आपको पढ़ने को इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में गोहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रासों में मिलती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला जसवंत रासो, दूसरा हम्मीर रासो, तीसरा विजयपाल रासो, और चौथा खुमार रासो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 खुमार रासो। और जिसकी हमने चर्चा भी करी कि इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे आपके कौन, तो वे थे आपके दलपत विजय। अगला प्रश्न है, कायम खां रासो के रचयिता थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला जयानक, दूसरा जानकवि, तीसरा जीवधर, और चौथा ऑप्शन है जयसून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जानकवि जो हैं उन्होंने कायम खां रासो लिखी है, जो कि कायम खां कम्युनिटी राजस्थान में होती है, उसके बारे में यह लिखी गई है। कायम खां रासो जो कि कवि जान या फिर जिनका वास्तविक नाम नियामत खां जान था, उनके द्वारा इसे रचा गया है। और इसमें कायम खानी वंश जो है उसका इतिहास इसमें वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहले इसकी यदि हम चर्चा करें, कायम खां रासो, तो यह जैसा मैंने बताया नियामत खां जान जो है या फिर कवि जान जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसका रचना काल कब का है, 1691 में इसकी रचना की गई है। और इस काव्य में क्या है, तो राजस्थान का जो कायम खानी वंश है उसका इसमें इतिहास हमें देखने को मिलता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, पहला नरपति नाहले, बीसल देव रासो, दूसरा गिरधर आसिया सगत रासो, तीसरा दौलत विजय खुमार रासो, और चौथा कविया गोपाल दास कायम खां रासो। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, नरपत नाहले ने बीसल देव रासो लिखी थी, यह सही है। गिरधर आसिया ने सगत रासो लिखी, महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के बारे में, यह भी सही है। दौलत विजय खुमार रासो हमने अभी चर्चा करी, यह भी सही है। लेकिन कायम खां रासो ये कविया गोपाल दास के द्वारा नहीं, यह कवि जान के द्वारा लिखी गई, जिसकी हमने अभी चर्चा काफ़ी विस्तार में यहाँ पर डिटेल में उसकी हमने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है, कवि रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला मानचित्र रासो, दूसरा प्रताप रासो, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास लक्ष्मणगढ़ रासो, और चौथा है रतन रासो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2
प्रताप रासो जो है उसमें अलवर की स्थापना का वर्णन हमें मिलता है। यदि बात करें प्रताप रासो की तो ये जाचीक जीवन जो था उसने इसकी रचना की थी। अलवर के राजा प्रताप सिंह के बारे में इसमें बताया गया है और कैसे और कब अलवर की स्थापना हुई वह भी इसमें बताया गया है। तो देखिए प्रताप रासो की यदि हम बात करें तो इसके रचयिता कौन थे, तो जाचीक जीवन जो है वे इसके रचयिता थे और इस ग्रंथ में अलवर के राव राजा प्रताप सिंह जो हैं उनके जीवन का विवरण हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ख्यात के विषय में असत्य कथन है। तो पहला कथन दिया गया है ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निःसृत हुआ है। दूसरा है ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरा ख्यातों को भार लोग संभालते थे। और चौथा अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थीं। इसका यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। यह आपका गलत कथन है, ख्यातों को भाट लोग नहीं संभालते थे। अब यदि हम चर्चा करें किसकी, ख्यात की, तो देखिए ख्यात जो है यह इसमें वंशावली होती थी और प्रशस्ति लिखाई जाती थी ख्यात में, यानी कि प्रशंसा और वंशावली जो है वह ख्यात में लिखाई जाती थी। अब इसके बाद यदि हम और बात करें ख्यात में क्या क्या होता था, तो देखिए ख्यात जो है राजा जो थे उस समय के वे अपने लिए ख्यात लिखवाया करते थे और उनमें अपने वंश का, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों का उसमें वर्णन करवाते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये इनको कई भागों में हमने बांटा है और इनमें यदि हम बात करें तो जैसे नैणसी की ख्यात जो है वह काफ़ी फेमस है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए ख्यात जो है वह वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का एक विस्तृत रूप है, यानी कि काफ़ी विस्तार में इसमें वंशावली और प्रशंसा लिखी जाती है। देशी राज्यों के राजाओं ने अपनी मान मर्यादा का चित्रण इतिहास लिखवा कर दिया और यह लेखन प्रणाली क्या कहलाई, ख्यात कहलाई। तो इसे राजा जो है वे लिखवाते थे, राज्य संरक्षण में ये लिखी जाती थी। फिर ख्यातों को प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, यथा जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो जैसे दयाल दास की ख्यात, तथा जिसमें अलग अलग बातों का संग्रहण हो जैसे नैणसी की ख्यात और बांकी दास की ख्यात, जो कि काफ़ी फेमस भी है। अगला प्रश्न है राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजयों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखा जोखा जो अपने इतिहासकारों से लिखवाकर संजोया है, उस लेखा जोखा या वर्णन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास इसके, पहला ख्यात, दूसरा वचनिका, तीसरा दवावेत और चौथा इमाल। तो देखिए हमने अभी चर्चा करी, इसे कहते हैं ख्यात। ऑप्शन नंबर 1 ख्यात इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ लिखा है। ऑप्शन है इसके, पहला मुंशी देवी प्रसाद ने, दूसरा महुणोत नैणसी ने, तीसरा दयाल दास ने और चौथा नरहरि दास ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। मुहणोत नैणसी जो हैं उनके द्वारा मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा गया है। अब यदि हम चर्चा करें यहाँ पर तो देखिए मुहणोत नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत लिखी है और इसमें जो है उस समय के जितने भी परगने थे, ठिकाने थे, उनमें किस प्रकार की फसलें, कैसी भूमि थी, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, उन सभी का वर्णन इसमें दिया गया है और इसी ख्यात को जो है राजस्थान का गैजेटियर भी कहते हैं। तो देखिए यह इंपॉर्टेंट है। बात करें यदि तो मुहणोत नैणसी द्वारा रचित मारवाड़ परगनारी विगत यानी कि गांवरी ख्यात भी इसे कहते हैं और सर्व संग्रह कहते हैं। इसमें तत्कालीन उस समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधन, जातिवार घरों की संख्या, आंकड़े, आबादी, सभी चीज़ों का वर्णन, यानी कि एक ठिकाने में जितनी भी चीज़ें उस समय होती थी उन सभी का वर्णन इसमें मिलता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे राजस्थान का गैजेटियर भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है मुहणोत नैणसी के द्वारा रचित मारवाड़ परगनारी विगत, जिसे आप गांवरी ख्याल या सर्वसंग्रह भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है और इसमें क्या दिया गया है वह, और इसे राजस्थान का गैजेटियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के सबसे प्राचीन ख्यात है। ऑप्शन है आपके पास, पहला मुहणोत नैणसी री ख्यात, दूसरा बांकी दास री ख्यात, तीसरा दयाल दास री ख्यात और चौथा मारवाड़ परगनारी विगत। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर
1। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात है वह है आपके नैणसीरी ख्यात या फिर मुहणोत नैणसीरी ख्यात जिसे आप कहते हैं। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए यह वह ख्यात है जिसमें आपको कई सारे जैसे जोधपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़, इनमें कितने किले थे, उनमें मंदिर, वहाँ पर कब कब जौहर हुए, किस किस युद्ध में हुए, उन सभी का वर्णन आपको काफ़ी विस्तार में मिलता है। चौहान, राठौड़ों, इन सभी का इतिहास भी इसमें काफ़ी विस्तार में आपको मिलता है। और इसमें यदि हम यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो देखिए नैणसीरी ख्यात, यह काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। तो देखिए राजस्थानी भाषा में रचित यह सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है। तो हमें याद रखना है कि राजस्थानी भाषा में रचित यह सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है। अब इसमें क्या क्या मिलता है तो देखिए इस ख्यात में जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बुंदेलगढ़, प्रतापगढ़ आदि राज्यों के मंदिरों, किलों, तीर्थों, जौहरों, युद्ध आदि का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। इसमें आपको चौहानों, राठौड़ों, कछवाहों और भाटियों के इतिहास का भी विस्तृत रूप मिलता है। इसके अलावा इस ख्यात की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके नैणसीरी ख्यात या फिर मुहणोत नैणसीरी ख्यात से संबंधित जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से हैं तो पहला कि ये राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात है। इसमें क्या मिलता है तो इसमें जोधपुर, बीकानेर, ऐसे जो प्रतापगढ़, अन्य जो राज्य हैं उनमें स्थित मंदिर, किलों और अन्य चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चौहान, राठौड़, भाटियों के बारे में जानकारी इससे मिलती है। और इसकी एक विशेषता है कि इसमें कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन है आपके पास, पहला राजस्थानी में, दूसरा ढूंढाड़ी में, तीसरा संस्कृत में और चौथा फारसी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी। ऑप्शन है आपके पास, पहला मुहणोत नैणसी, दूसरा सूर्यमल मिश्रण, तीसरा कन्हैयालाल सेठिया और चौथा विजयदान देता। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। मुहणोत नैणसी जो हैं उनको मुंशी देवी प्रसाद जो थे उन्होंने राजस्थान के अबू फजल की संज्ञा दी थी। यदि हम बात करें मुहणोत नैणसी के ऊपर तो देखिए ये क्या थे तो ये जो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, उनके ये दीवान हुआ करते थे और इन्होंने रचना करी मुहणोत नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ी परगनारी विगत की, जिसे हम गांवरी ख्याल भी कहते हैं, उनकी इन्होंने रचना करी थी। और जो मुंशी देवी प्रसाद थे उन्होंने इनको राजपूताना का अबुल फजल भी कहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में जो हमें याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी चर्चा की गई है मुहणोत नैणसी के बारे में। तो इनका जन्म जो है कहाँ, ये मारवाड़ में पैदा हुए और मुहणोत नैणसी जो है मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। तो ये जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इसके अलावा इन्होंने मुहणोत नैणसीरी ख्यात, मारवाड़ी परगनारी विगत नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी की है। और मुंशी देवी प्रसाद जो हैं उन्होंने इन्हें राजपूताने का अबू फजल कहा है। अगला प्रश्न है, मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था। ऑप्शन है आपके पास, पहला बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर और चौथा जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। और जोधपुर के किस शासक के तो हमने चर्चा करी थी जसवंत सिंह प्रथम के। किसके तो जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के लेखक हैं। ऑप्शन है, पहला दयाल दास, दूसरा श्यामल दास, तीसरा सूर्यमल और चौथा नैणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर राठौड़ी ख्यात या फिर बीकानेरी ख्यात जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, वह लिखी गई है दयाल दास जी के द्वारा, जिसे आप दयाल दासरी ख्यात के नाम से भी जानते हैं। ये बीकानेर के जो महाराजा थे रतन सिंह, उनके दरबार में हुआ करते थे और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, जिसमें आपको पूरे बीकानेर का इतिहास देखने को मिलता है, राव बीका से प्रारंभ होकर। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए दयाल दासरी ख्यात, दयाल दास जो हैं वे बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के एक विश्वास पात्र दरबारी थे। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयाल दास ने इस ग्रंथ की रचना की थी। हमने चर्चा करी थी जो ये रासों थी या ख्याल थी, इनकी रचना स्वयं राजाओं के द्वारा करवाई जाती थी। दयाल दास द्वारा लिखित इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। इसमें
राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी, से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का विस्तृत विवरण यहाँ पर मिलता है। तो हमें याद रखना है इसके बारे में, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके दयालदासरी ख्यात, जिसमें आपको बीकानेर जो राज्य है उसके बारे में यहाँ पर उसका इतिहास मिलता है। महाराजा रतन सिंह के दरबार में ये हुआ करते थे और राव बीका से लेकर के महाराजा सरदार सिंह तक इन्होंने सारी जो इतिहास है वह लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला महाराजा जसवंत सिंह, दूसरा महाराजा रतन सिंह, तीसरा राव अनूप सिंह और चौथा राव करण सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराजा रतन सिंह जो थे बीकानेर के, उनके दरबार में थे दयाल दास। अगला प्रश्न है, दयाल दासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मारवाड़ का, दूसरा कोटा का, तीसरा बीकानेर का और चौथा मेवाड़ का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर का इतिहास इसमें संकलित किया गया है। इसमें राव बीका से लेकर और महाराजा सरदार सिंह तक का इतिहास इसमें विस्तृत रूप से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मुंड्यारी ख्यात, दूसरा बांकी दासरी ख्यात, तीसरा दयाल दासरी ख्यात और चौथी नैणसीरी ख्यात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दयाल दासरी ख्यात, जो कि दयाल दास जी के द्वारा लिखी गई थी, जो महाराजा रतन सिंह के दरबार में थे। इसमें इन्होंने आपने चर्चा करी राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह जी तक का विस्तृत इतिहास इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला आस्करण के द्वारा, दूसरा सुंदर दास के द्वारा, तीसरा बांकी दास के द्वारा या फिर चौथा दयाल दास के द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बांकी दास के द्वारा रचित है आपका आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत। और इनके बारे में हमने चर्चा करी थी जब 1857 की क्रांति हम पढ़ते हैं, तो वहाँ भी जब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण यहाँ पर क्रांति हुई, तो उनमें एक नाम यह भी आता है कि ऐसे देशभक्ति के गीत और चीज़ें लिखी गई जिनसे जो है यहाँ पर राष्ट्रवाद पनपा। यदि हम बात करें आपके बांकी दास जी की, तो देखिए ये जोधपुर के दरबारी थे, वहाँ के राजा मानसिंह जो थे जोधपुर के, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे ये। इन्होंने काफ़ी ग्रंथों की रचना करी, जिसमें से जैसे कृप दर्पण, बांकी दासरी ख्यात, बांकी दास ग्रंथावली और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने काफ़ी जन जागरण भी किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें बांकी दास जी के ऊपर, तो ये जोधपुर के जो राजा मानसिंह थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने लगभग 26 ग्रंथों की रचना की, जिसमें सूर छत्तीसी, कृप दर्पण, बांकी दासरी ख्यात, बांकी दास ग्रंथावली और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, इन ग्रंथों की इन्होंने रचना करी। ईस्ट इंडिया कंपनी की काली करतूतों के विरुद्ध जन जागरण का शंखनाद करने वाले इस देश के प्रथम कवि बांकी दास का डिंगल गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर तो स्वतंत्रता संग्राम का बीज मंत्र ही बन गया था। तो ये उस लेवल पर आप देख सकते हैं कि इस कदर ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, कवि राजा बांकी दास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? ऑप्शन है आपके पास, पहला बीकानेर के सुजान सिंह द्वारा, दूसरा जोधपुर के मानसिंह द्वारा, तीसरा उदयपुर के भीम सिंह द्वारा और चौथा जयपुर के माधो सिंह द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे कविराज बांकी दास जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला दयाल दास की ख्यात, दूसरा बांकी दास की ख्यात, तीसरा नैणसी की ख्यात और चौथा एकलिंग शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बांकी दास जी की जो ख्यात है उससे हमें जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि के बारे में पता चलता है। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए बांकी दासरी ख्यात बांकी दास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली यह ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज के बारे में वृहद जानकारी देती है। और इसके अलावा हमें याद रखना है आपके जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि के बारे में भी हमें इसी से पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुनियारी ख्यात का विषय है। ऑप्शन है इसके, पहला
सिरोही के चौहान, दूसरा बूंदी के हाड़ा, तीसरा मेवाड़ के सिसोदिया या फिर चौथा मारवाड़ के राठौड़। तो देखिए मुड़ियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। यदि आप बात करें मुड़ियारी ख्यात की तो देखिए इसमें राठौड़ जो राज्य है जोधपुर या फिर मारवाड़ जो राज्य है उसकी स्थापना से लेकर के और जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन मिलता है, यानी कि राव सीहा से लेकर जसवंत सिंह प्रथम तक का इसमें वर्णन दिया गया है और इसीलिए इसको राठौड़ी ख्यात भी कहते हैं। यहाँ पर यदि आप बात करें तो देखिए मुड़ियार की ख्यात, इस ख्यात में राव सीहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन आपको मिलता है। यह जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी और इस ख्यात को राठौड़ की ख्यात भी कहते हैं। तो किसके जीवन काल में? तो महाराजा जसवंत सिंह के शासन काल में यह लिखी गई थी। अगला प्रश्न है किसका लेखक वीरभाण था? ऑप्शन है आपके पास, पहला वंश भास्कर का, दूसरा अभ्युदय का, तीसरा सूरज प्रकाश का या फिर चौथा राज रूपक का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। राज रूपक के लेखक थे आपके वीरभाण। यदि हम बात करें राज रूपक की तो ये वीरभाण ने लिखी थी किसमें? डिंगल शैली में। और किसके समय? तो इसमें जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह और गुजरात का जो सूबेदार था शेर विलायत खां, उनका वर्णन इसमें दिया गया है। यहाँ पर यदि हम बात करें राज रूपक की तो देखिए किसके द्वारा रचित है? वीरभाण द्वारा। किसमें? डिंगल शैली में यह रचित है और इस ग्रंथ में जोधपुर नरेश अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार शेर विलायत खां का ओजस्वी यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं आपके साहित्य के विकास से संबंधित वे हम अगली क्लास में करेंगे और ये एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इस पर हम 4 या 5 क्लास जो है कम से कम करने वाले हैं। लेकिन यह आपको जो है आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी मदद ये चैप्टर आपकी करेगा। तो इसे आप अच्छे से इन फैक्ट्स को याद रखें और इन्हें लिख लें जिससे ये आपको काफ़ी मदद करें।